हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टीचर निकिता। आई होप कि आप बहुत प्यारे प्यारे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है। इन लास्ट वीडियो हम लोगों ने रिएक्शंस विद एसिड स्टार्ट करा था मेटल्स का। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मैंने आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई थी। तो नाइट्रिक एसिड रह गया था लास्ट वीडियो में करने को। ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मैं मेटल्स की रिएक्शन करती हूँ तो क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, when a metal reacts with dilute nitric acid the hydrogen gas is not evolved। तो पहली चीज़ ये समझना, जब भी आपका नाइट्रिक एसिड के साथ हम लोग मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। अभी तक हमने देखा था जब भी हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया था या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराया था तो हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, लेकिन इन नाइट्रिक एसिड इवॉल्व नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? देखो, आपको पता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़कर आए थे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब आप गेन ऑफ ऑक्सीजन करते हो दैट इज़ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है, आप लूज़ कर देते हो ऑक्सीजन को। कोई भी आपका कंपाउंड है वो ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, और कोई भी कंपाउंड जब ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नाइट्रिक एसिड है ये जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, खुद तो रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। खुद का इसका काम है, खुद रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि खुद तो ये ऑक्सीजन को लूज कर देगा और दूसरे को ऑक्सीजन गेन करा देगा, अपनी ऑक्सीजन दूसरे को दे देगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हाइड्रोजन आपकी गैस है H2 होते हैं तो नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन दे देगा और H2O बना देगा, वाटर बना देगा। ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड क्या हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? सो एज सून एज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनती है in the reaction between a metal and dilute nitric acid, the dilute nitric acid oxidizes the hydrogen to water। तो वैसे ही आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो आपके हाइड्रोजन को वाटर बना देता है। तो आपको ये याद रखना जब भी ये वाली रिएक्शन होती है। ठीक है। जब भी हम लेते हैं मेटल होता है, ठीक है, मेटल प्लस आपका आता है नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। ठीक है। तो ये बच्चा बनाता है आपका मेटल नाइट्रेट प्लस आपका निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में निकलता है वाटर। क्लियर? तो जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, तो आपका क्या बनता है, एक तो मेटल नाइट्रेट बनता है। ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड के जो मेटल सॉल्ट होते हैं वो नाइट्रेट होते हैं। ठीक है। याद रखना, जैसे हमने बोला था, मैंने आपको बोला जो क्लोरीन के आपके मेटल सॉल्ट होते हैं वो क्लोराइड में बदल जाते हैं, मेटल क्लोराइड हो जाता है। सल्फ्यूरिक का आपका मेटल सल्फेट हो जाता है। वैसे ही आपका नाइट्रिक एसिड का यहाँ पे जो नाइट्रिक है उसका नाइट्रेट हो जाता है, मेटल नाइट्रेट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हमने नाइट्रिक एसिड को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो अब वो क्या हो गया, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अभी तक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, अब वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। तो यानी कि अब वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाउएवर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैग्नीज मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। आपका जो मैग्नीज होता है और मैग्नीशियम होता है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, और इस वजह से क्या होता है, आपका सेम वही होगा, मेटल नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है। तो यहाँ पे पहला है मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। तो मैग्नीशियम आपको पता है क्या होता है, Mg। ठीक है। नाइट्रिक एसिड HNO3,
HNO3, बहुत वेरी डाइल्यूट है ये, वेरी डाइल्यूट। तो वेरी डाइल्यूट के केस में क्या होगा, आपका बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपकी निकलेगी, वाटर में चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका बनेगा, देखो आपका जो नाइट्रेट होता है वो होता है HNO3 माइनस, और Mg कितना होता है आपका 2+। तो आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा Mg, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो NO3 2। तो आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट है NO3 2, और साथ में H2 रिलीज होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपका था मैग्नीशियम, और ये आपका था नाइट्रिक एसिड। क्लियर हो गया इतना, है ना? तो बहुत इजी था। अब देखो यहाँ पे इसको पहले वो कर लेते हैं ज़रा। इधर है हमारा 2 3 6, है ना? ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन है ना? 3 2 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने हैं 3, तो इसे भी 6 बना देते हैं, तो ये 2 लगा देते हैं, तो 2 3 6 होगी। ठीक है, तो ये भी हमारी, अब देखो यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है वो है आपका 2, तो इधर भी आपका ये हो गया 2। ठीक है, आपका H2 यहाँ पे H कितने हैं 2, यहाँ पे भी कितना हो गया 2। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, हो गई, बैलेंस हो गई इक्वेशन। ठीक है, मैग्नीज वाला आपने करना है वाला बच्चा, ठीक है, मैं नहीं करूँगी ये वाला, ये आपने करना है, सेम इसी की तरह होगा जैसे ऊपर करा है ना हमने। मैग्नीज को रिएक्ट करवाओगे HNO3 के साथ, तो आपका बनेगा मैग्नीज नाइट्रेट। क्या बनेगा, मैग्नीज नाइट्रेट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, क्या बनेगा, मैग्नीज नाइट्रेट, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी आपकी, इवॉल्व होगी। क्लियर? तो ये था हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड है या डाइल्यूट ज़्यादा नहीं है, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा, आपका मेटल नाइट्रेट तो बनेगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, और साथ में वाटर भी होगा। ठीक है, साथ में वाटर भी होगा। अब आ जाते हैं द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होती है? देखो, हम लोग रिएक्टिविटी का मतलब है कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल सबसे कम रिएक्टिव है, तो हम लोग इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। मेटल्स की रिएक्टिविटी यानी कि कितना ज़्यादा कोई रिएक्टिव है और कितना कोई कम है, कितना कोई कम है, तो ये हम क्या करेंगे, हम इसको लगाएंगे लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ऊपर आएगा, फिर धीरे धीरे नीचे जाते जाते उसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे देखो, इसको रीड कर लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन अ ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़ इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स को लगाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, कि वो कितना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्ट वाले ऊपर, और फिर धीरे धीरे नीचे जो होते हैं, नीचे आते आते उनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्लियर? यहाँ पे देखो अब ज़रा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ पहले। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है, सबसे टॉप पर आता है पोटाशियम। पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये मतलब पता है, देखो आप बोल रहे हो कि रिएक्टिव क्यों बोल रहे हैं हम इसको, ऐसे और भी तो हैं, वो भी तो रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? कभी सपोज़ करो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं, एक स्पेस खाली है, ठीक है, एक स्पेस खाली है, और 2 जने उस स्पेस को लेने के लिए भाग रहे हैं, तो जो सबसे तेज़ भागेगा वही तो स्पेस पे जाएगा, है ना? उस खाली जगह पे जाके वो जल्दी से उसको ऑक्यूपाई कर सकता है जो सबसे तेज़ होगा, है ना? सेम यहाँ पर भी क्या होता है कि आपको पता है कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे जल्दी लाइक रेडिली अपना क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, दान कर सके सबसे जल्दी, तो वो जितना जल्दी करेगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो जितना ही स्लो करेगा और पॉजिटिव आयन बनने में टाइम लगाएगा वो उतना ही उससे ज़्यादा कम रिएक्टिव होगा। तो जो रिएक्टिव हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो हमेशा लो रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं। कोई भी अगर ये आगे चलो करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करती हूँ, तो इतना समझ आ गया होगा कि आपके जो रिएक्टिविटी जो होती है वो कैसे होती है, कि जो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा
दूसरे को, दूसरे एलिमेंट को या दूसरी चीज़ को, तो वो आपका जल्दी से जाके उसके साथ पेयर बना लेगा, रिएक्टिव हो गया। दूसरा वाला देखता रह जाएगा कि मैं तो भाई स्लो की वजह से रह गया। तो यहाँ पे यही चीज़ होता है, सेम इधर भी यही होता है। तो जो तेज़ है वो रिएक्ट कर जाएगा, और जो धीरे है, धीरे धीरे काम कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा जल्दी रिएक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, फिर लिड, फिर कॉपर, फिर मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। भैया ये सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम तो रिएक्ट ही नहीं करता है। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम रिएक्ट ही नहीं करते हैं किसी भी चीज़ से, तब भी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तब भी अपनी नेटिव फॉर्म में भी ये लोग पाए जाते हैं। आपके अर्थ में आपको प्लैटिनम ऐसे मिल जाएगा, गोल्ड ऐसे मिल जाएगा आपके ओर के अंदर। ये जो मेटल्स पाए जाते हैं हमारे अर्थ के अंदर, मिनरल्स पाए जाते हैं, जबकि बाकी के जो रिएक्ट करके वो किसी और फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो भाई नहीं रिएक्ट करते, लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव क्या बोलूँ मैं, तो अनरिएक्टिव है, करते ही नहीं है। कहते हैं मतलब ही नहीं है, बड़े हैं पड़े अपने खुश, वैसे ही मज़े में है। कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना, हम ऐसे ही मज़े में हैं, ऐसे ही खुश हैं हम लोग। ठीक है, आलसी, सबसे आलसी समझ लो इन लोगों को। और पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको सबसे ज़्यादा आप एक्टिव समझ लो। ठीक है, और ये जो बीच वाले हैं ये मॉडरेट हैं। ठीक है, ना ये ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं, ना ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अपना इनको करना है तो कर लेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे, मॉडरेट है ये। ठीक है, मतलब करेंगे ही लेकिन टाइम लगा के करेंगे। ठीक है, ये सीरीज़ याद होनी चाहिए, तो इसको कर लेना। ठीक है, तो आपका मोर रिएक्टिव नीचे से ऊपर तक यहाँ पर है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में बोल लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं बोलूँगी तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, है ना। ऐसे करके यहाँ से अगर मैं बनाऊँगी नीचे की साइड, तो ये आ जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। नीचे से ऊपर है तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत इजी है ये तो। मतलब अभी हमें एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा टफ है, उसमें भी रिएक्शंस हैं। कह रहे हो कि कितनी रिएक्शंस है, कितनी रिएक्शंस है यार, करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता टफ है रिएक्शंस, इफ़ यू नो कि हाँ भाई क्या चल रहा है एक्चुअल में, तो तुम लोग कर लोगे यार, मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुम लोगों पर, तुम लोग कर लोगे। बहुत होशियार बच्चे हो तुम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब है आपका रिएक्शंस ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, हमने क्या करना है, मेटल्स को रिएक्ट कराना है सॉल्ट सॉल्यूशंस में। सॉल्ट सॉल्यूशन होता है कि कोई भी सॉल्ट है उसका सॉल्यूशन है, जैसे कि आप सपोज कर लो कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है, कोई भी सॉल्ट है तो उसको अगर हम लोग दूसरा एक मेटल ले रहे हैं, कोई मेटल का ही सॉल्यूशन, मेटल सॉल्ट है, उसका कोई सॉल्यूशन है और हमने लिया दूसरा सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर आपका देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका देखो जो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है वो लीस्ट रिएक्टिव है और दूसरा जो मेटल है वो मोर रिएक्टिव है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि मोर रिएक्टिव वाला क्या करेगा, आपके लीस्ट रिएक्टिव को हटा देगा और खुद जाके रिएक्ट कर जाएगा। तो मोर रिएक्टिव ऑलवेज रिप्लेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो हमेशा ये याद रखना कि जो भी आपका मोर रिएक्टिव मेटल है वो हमेशा लीस्ट रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो वही चीज़ है कि मैंने भाई ए लिया था और बी लिया, ये हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ए सी हमारा कोई सॉल्ट सॉल्यूशन था जिसमें ए जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, तो बी क्या करेगा, ए को हटा देगा और सी के साथ खुद जाके लग जाएगा। दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेस कर दिया उसने, डिस्प्लेस कर दिया उसको और खुद जाके लग गया। तो हमेशा मोर रिएक्टिव ऑलवेज रिप्लेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आपने द रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और उसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग किसके साथ, जिंक के साथ। तो यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका होता है CuSO4। ठीक है, जिंक आया Zn। अब आपने यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर आपका ये रहा, जिंक आपका ये रहा, तो भैया ये मोर रिएक्टिव है, जिंक आपका मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर से ये क्या करेगा, जिंक कॉपर को बोलेगा, कॉपर से हटा देगा, ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर को रिप्लेस कर देगा। क्या हो गया आपका,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो हो रहा है यहाँ पे। तो ये था आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। और ये था आपका जिंक, ठीक है, ये सिल्वरी होता है और ये आपका ब्लू सॉल्यूशन होता है। जब आपका ये केमिकल रिएक्शन हुआ तो ये हो गया कलरलेस सॉल्यूशन और ये आपका हो जाएगा रेड ब्राउन। रेड ब्राउन जो होगा वो आपका कॉपर दिख रहा होगा उसमें, और ये हो जाएगा कलरलेस सॉल्यूशन। ब्लू सॉल्यूशन था, जिंक सल्फेट बना कलरलेस हो गया। जिंक आपका जो होता है थोड़ा सिल्वरी वाइट होता है, और आपका जो कॉपर था वो रेड ब्राउन था, रेड ब्राउन रह जाएगा। तो कॉपर को हटा दिया, खुद जाके लग गया। अगर यही मैं उल्टा कर देती, सपोज करो अब मैंने जिंक सल्फेट ले लिया है ना, और मैंने मेटल लाया कॉपर, तो साफ सीधी बात है कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है। कभी भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल आपका मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन हो जाएगा। अगर सपोज करो जिंक सल्फेट था, मैंने जाके कॉपर उसके अंदर डाल दिया, कुछ भी नहीं होगा, कॉपर पड़ा रहेगा उसके अंदर, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देखो आयरन होता है हमारा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे तो वही CuSO4 आयरन Fe। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, आपका आयरन क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा कॉपर को, और क्योंकि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर कॉपर आता है। तो भैया आप कॉपर को रिप्लेस कर देगा आयरन आपका, और खुद जाके लग जाएगा। तो एक एक्टिविटी होती है, उसमें क्या होता है, हम लोग क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ब्लू इन कलर होता है, पता ही है, ब्लू कलर का होता है। आयरन की नेल डाली हमने इसमें, जो कि कैसी होगी, सिल्वर होगी, है ना। इसको हमने डाला, क्या होगा, यहाँ पे आपका जो ये सॉल्यूशन है वो हो जाएगा थोड़ा ग्रीन कलर का, ठीक है। और इस पे क्या होगा, ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाएगी आपके इस आयरन नेल पे ना। क्या होगा, जब आप इसे बाहर निकालोगे, इस पे ब्राउन कलर की लेयर हो जाएगी, ब्राउन लेयर आ जाएगी। और ये ब्राउन लेयर होगी किसकी, सल्फेट की, क्योंकि आयरन ने क्या करा, सल्फेट को उसमें से निकाल लिया, और इसमें जो ग्रीन सॉल्यूशन रह गया, ठीक है, वो खाली किसका रह गया होगा, कॉपर का रह गया होगा। और सल्फेट किसने ले लिया, सारा सल्फेट आपका ले लिया आयरन ने। तो आयरन सल्फेट और आपका कॉपर, और कॉपर सल्फेट और आयरन जब था। और अगर इसी का उल्टा कर देती मैं, सपोज करो आयरन सल्फेट लेती मैं और उसमें कॉपर डालती, तो कुछ होता ही नहीं। अगर यहाँ पे आपका ये वाला जो सॉल्यूशन होता ये आयरन सल्फेट का होता और इसमें मैं कॉपर डालती, कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव, कॉपर रिप्लेस नहीं कर पाएगा आयरन को, ठीक है। अब यहाँ पर है आपका कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन आपका होता है Ag होता है हमारा प्लस AgNO3, ठीक है। Ag प्लस होता है हमारा और NO3 माइनस होता है, तो AgNO3 बनेगा हमारा सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट में हमने क्या डाला, कॉपर, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट होगा आपका, देखो Cu2 प्लस होता है, NO3 माइनस होता है, ठीक है, 1। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया आपका CuNO3 का 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट क्या हुआ आपका, CuNO3 का 2, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा आपका, यहाँ पे इधर बचेगा आपका Ag, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है, देखो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 6 है ना, तो इधर भी 6 बना देते हैं। तो इधर 6 बनाने के लिए 2 से करेंगे, Ag2 हो गया, यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। कॉपर एक है, कॉपर एक है, बैलेंस हो गया। तो सिल्वर नाइट्रेट कॉपर, आपको पता है जो सिल्वर होता है, सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम आपका नीचे आता है ना, जो कि क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। कॉपर उनसे ऊपर आता है, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और खुद जाके लग जाएगा। अगर यही होता, अगर सपोज करो मैंने बोला कॉपर नाइट्रेट होता है ना, CuNO3 2, और मैं इसमें सिल्वर डालती, क्या अब रिप्लेस होता, नहीं होता। क्या आ जाता, सीधा सीधा नो रिएक्शन। क्यों आता नो रिएक्शन, क्योंकि आपका जो सिल्वर है वो लीस्ट रिएक्टिव है, कॉपर मोर रिएक्टिव है। तो लीस्ट रिएक्टिव आपका मेटल कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं करेगा। तो जब भी ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा नो रिएक्शन, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, ठीक है।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला। इसमें है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट में हम जिंक डालेंगे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप क्या देखोगे जब अगर हम आयरन सल्फेट में जिंक डालेंगे। आपको केमिकल रिएक्शन जो भी है वो लिखनी है। तो यहाँ पे देखो हमने लिया जिंक आयरन सल्फेट, तो आयरन सल्फेट होता है FeSO4 जिंक Zn। तो हमारा जो बनेगा वो आपको पता है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव एल्यूमिनियम जिंक आयरन। तो जिंक से ज़्यादा हमारा देखो आयरन से ज़्यादा क्या रिएक्टिव है, जिंक है, क्योंकि जिंक ऊपर आ रहा है। तो जिंक क्या करेगा, आयरन को रिप्लेस कर देगा, सल्फेट के साथ खुद जाके लग जाएगा और आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो यहाँ पे आयरन सल्फेट था, ये आपका जिंक है, ये आपका हो गया जिंक सल्फेट, और ये हो गया आपका आयरन। ठीक है, फेरम जैसे बोलते हैं। ठीक है, आयरन तो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम फेरम बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया पक्का? मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा आपको कि हमेशा मोर रिएक्टिव जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है और खुद जाके लग जाता है। तो इसके लिए आपको ये टेबल आनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल आती है तो आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। अगर ये आपको टेबल नहीं आती है तो यू आर नॉट एबल टू अटेंड दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये याद रखना। ठीक है, अब वो टाइप के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपको ये टेबल नहीं आती है तो प्लीज़ ये टेबल याद कर लो, रट लो। ठीक है, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है ये टेबल। ठीक है, ऊपर आपका आ जाएगा सोडियम पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। ठीक है, देन आपका टिन, लेड, फिर कॉपर, और उसके बाद फिर मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो इसको याद कर लो। ठीक है, टिप्स पे याद कर लो, हो जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, और अब हमने करना है अक्रेंस ऑफ मिनरल्स, अक्रेंस ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। फिर उसको एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, उनको लाइक जो निकालते कैसे हैं उनका, ये सब अब हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 2 क्लासेस, मतलब लाइक 2 वीडियोस और बनेंगी, और फिर ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो इस चैप्टर को, रिएक्शंस को साथ के साथ बुक की जो एक्सरसाइज हैं उनको भी करते रहो, जो उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, तो तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो कर लेना। एंड कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, अगेन आपको पता है कहाँ पे आपको कमेंट करना है। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो जी, बाय बाय।